अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई आकर आपके घर, जमीन या किसी प्रॉपर्टी को अपना बताता है तो आप क्या कहोगे? स्वाभाविक सी बात है कि आप ये सुन के इसे मजाक समझोगे या तो बड़ी बड़ी गालियां मुंह से निकालोगे कि ये कैसी बेतुकी बातें हैं। लेकिन हाँ, अगर वक्फ बोर्ड आपके पास आकर आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को अपना बताता है तो आपको ये सब देना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है, ये सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं कोई नशे में हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। मुझे पता है आप ये भी बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इनके खिलाफ कोर्ट में केस करूंगा। फिर मैं नशे में बोलता हूँ कि आप इनके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते। खैर, आप मुझे गाली दे और अपने सर को खुजाए, इससे पहले मैं इस सस्पेंस को खत्म करके आपको पूरी बात बता रहा हूँ। तो पहले ये समझते हैं कि वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है। तो मुस्लिम धर्म का कोई भी आदमी अपनी किसी भी प्रकार की संपत्ति को मुस्लिम धर्म के काम आ सके ऐसे इंटेंट से दान करता है, उस संपत्ति को वक्फ संपत्ति कही जाएगी। इस दान की हुई संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं होता। दान की हुई संपत्ति का मालिक सिर्फ अल्लाह को माना जाता है। हाँ, लेकिन ऐसी संपत्ति संचालित करने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई है जिन्हें वक्फ बोर्ड कहा जाता है, और इस वक्फ बोर्ड को जो रन करते हैं वो सारे मुस्लिम ही होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसमें सारे अधिकारी मुस्लिम होते हैं, लेकिन इस बोर्ड को दिए गए जो अधिकार है वो गलत है। आपको आगे बताता हूँ कि कैसे ये बोर्ड बना और ये सब। लेकिन इस बोर्ड को इतने ज्यादा हक दे दिए गए हैं कि जो आप आज पहली बार जानोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इस मुद्दे को थोड़ा डीप से जानने की कोशिश करते हैं। तो जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो इस वक्त ऐसे कई मुसलमान थे जो भारत छोड़ के पाकिस्तान गए और कई हिंदू पाकिस्तान छोड़ के भारत आए। तो यहाँ से जो मुस्लिम पाकिस्तान गए उनकी जो जमीनें और कुछ संपत्तियां थी वो यहाँ रह गई। तो इन संपत्तियों को जवाहरलाल नेहरू ने देश की संपत्ति घोषित करने की जगह पे 1954 में वक्फ अधिनियम 1954 बनाया और इन सभी पाकिस्तान गए हुए मुसलमानों की संपत्ति को इस वक्फ बोर्ड को दे दी। और इस वक्फ बोर्ड की आधिकारिक रूप से रचना यहाँ से शुरू हुई। उसके बाद जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे इस संपत्तियों के व्यवहार को और अच्छा बनाने की सोच से 1995 में इसमें अहम चेंजेस करके वक्फ अधिनियम 1995 बनाया गया। इस नए अधिनियम के तहत कई फेरफार किए गए, जिसमें से कुछ को मैं आपको बताता हूँ। जिसमें इस अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया। दूसरा, इस अधिनियम के अनुसार सभी वक्फ संपत्तियों को पंजीकृत किया जाना तथा उनका रिकॉर्ड रखा जाना आवश्यक किया गया। उसके बाद वक्फ परिषद राज्य बोर्डों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों और कार्यों का प्रावधान करना था। इसमें मुतवल्ली के कर्तव्य का भी वर्णन किया गया। मुतवल्ली यानी सभी चीजों की देखभाल करने वाला, और ऐसे कई अहम बदलाव इसमें किए गए। इसके बाद भी परिस्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ी नहीं थी, लेकिन 2013 में इस वक्फ बोर्ड में बहुत सारे बदलाव किए गए और इसे असीमित शक्तियां दे दी गई और ये और भी पावरफुल बन गया। जिसमें से कुछ प्रावधान को मैं यहाँ उल्लेख करता हूँ। इस अधिनियम में राज्यों के औफाफ यानी कि वक्फ बोर्डों की अद्यतन सूची बनाए रखने तथा 1 वर्ष के भीतर इन संपत्तियों का सर्वेक्षण पूरा करने का आदेश दिया गया है, जिसमें सर्वेक्षण करने वाले अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान भी है। यह बोर्ड के संचालन पर सलाह देने और निर्देश जारी करने के लिए एक केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना करता है और इसमें बोर्ड के अध्यक्षों को हटाने और विवादों और प्रशासनिक कार्यों से निपटने के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं के प्रावधान शामिल है। इस अधिनियम में वक्फ संपत्ति पर अनाधिकृत कब्जे और हस्तांतरण के लिए दंड का प्रावधान भी शामिल है। इसके अलावा और भी मेजर चेंजेस इस बोर्ड में किए गए और ये बोर्ड इतना ताकतवर हो गया कि इसके सामने सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था। हाल की तारीख में सेना और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा जमीन होल्डर भारत में वक्फ बोर्ड बन गया है। इसकी जो संपत्ति है उसमें पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। स्टेट वाइज प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद तमिलनाडु। आपको स्क्रीन पर अमर उजाला का चार्ट दिख रहा होगा जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वाले स्टेट को परसेंटेज में दिखाया गया है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इस बोर्ड के काले कारनामों की और बात करूं तो ये बोर्ड किसी भी जगह को अपना बता देता है तो फिर उसको ये साबित नहीं करना पड़ेगा कि वो इसकी कैसे है, बल्कि जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है उसको सबूत देने पड़ेंगे कि कैसे वो प्रॉपर्टी उसकी है। ऐसे कई क्लेम है जो वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि वो उसकी जमीन है, जिसमें सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी बताई है। इसके अलावा तमिलनाडु का एक गांव जहां कुछ गिने चुने घर मुसलमानों के हैं और वहां 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर भी है, लेकिन फिर भी वक्फ ने उस पूरे गांव को वक्फ की जमीन होने का दावा किया है। ये तो गिने चुने किस्से है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस बोर्ड ने कई जमीनों पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए और कई जमीन को बारों बार बेच भी दी है। और शॉर्ट में कहे तो ये जो बोर्ड है उसकी रचना जिस हेतु से की गई थी उससे भटक कर अपनी मनमानी पर उतर आई है। इसीलिए 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट इसकी मनमानी को रोकने के लिए इसमें लगभग 40 मेजर चेंजेस लाने का बिल लेके आई है। लेकिन अभी तो विपक्ष के हल्ले की वजह से ये बिल पास नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए जेपीसी समिति बनाई गई है और पॉसिबिलिटी है कि संसद के विंटर सीजन में इसका फैसला आ जाए। और जब भी ये बिल पास होगा तब इसके बारे में फिर से जानेंगे कि कौन कौन से चेंज सरकार लाई है और उससे क्या क्या फायदा होगा। तो अभी मैंने आपको वक्फ बोर्ड क्या है उसके बारे में बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो आपकी इस विषय
के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।